हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 49 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंजेस्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड यूजली इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कोज फ्लोरोसिस विच अफेक्ट्स, यानी कि अतिरिक्त फ्लोराइड का अंतर्ग्रहण आमतौर पर पीने के पानी में फ्लोरोसिस का कारण बन सकता है, जो किससे प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इंजेस्शन यानी कि अंतर्ग्रहण एक्सेस फ्लोराइड का, यानी कि जब एक्सेस फ्लोराइड आमतौर से पीने के पानी से बॉडी में जाता है, जो किसका कारण बन सकता है, फ्लोरोसिस का, जो किसे प्रभावित करता है। इनमें से ऑप्शन डी, टिथ एंड बोन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, दांतों और हड्डियों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच प्रोडक्ट्स कंटेन एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि किन उत्पादों में ओजोन क्षयकारी पदार्थ होता है। नंबर 1 है फायर एक्सटिंग्विशर्स, नंबर सेकंड रेफ्रिजरेटर्स, थर्ड एयर कंडीशनर्स, फोर्थ फोम और फिफ्थ पर है एरोसोल प्रोपेलेंट्स। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, यानी कि ये पांचों जो हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, इन सभी प्रोडक्ट्स में होता है। नंबर 1 पर फायर एक्सटिंग्विशर्स, सेकंड रेफ्रिजरेटर्स, थर्ड एयर कंडीशनर्स, फोर्थ फोम और फिफ्थ पर है एरोसोल प्रोपेलेंट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यानी कि ये है क्या। ये केमिकल्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसमें शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय करते हैं अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को। इसके बाद इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। इन शॉर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा इन सभी केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, लेकिन वो इतना ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन सब्सटेंस को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। जो अभी हमने ऊपर केमिकल्स के बारे में बात की, उन सब केमिकल्स को कंट्रोल किया जाता है किसके अंडर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 1 किलोग्राम हेलोन है, हेलोन 1211, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है कितना, 50 टन्स ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनका उपयोग किस लिए किया गया था। जो मेन यूज़ किया जाता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का, उसमें शामिल हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका यूज़ किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स का यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है फॉर्म बनाने में। इसके अलावा एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज़ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। इसके बाद सोइल के फ्यूमिगेशन में, यानी कि आप कह सकते हैं मिट्टी के केमिकल ट्रीटमेंट के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रीन हाउस गैसेज दैट हैव कॉज्ड अ राइज ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस इन द ग्लोबल टेम्परेचर इन द पास्ट सेंचुरी। नेम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैसें हैं जिन्होंने पिछली सदी में वैश्विक तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का कारण बना है। रेफ्रिजरेटरों में उपयोग होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपको बताना है।
रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो है ऑप्शन बी फ्रियॉन। मेन CFC यूज़ होती है रेफ्रिजरेशन में, वो है फ्रियॉन। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड है, मिक्सचर है किसका, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे कि नेम द केमिकल विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड डैमेज ओजोन लेयर व्हेन रिलीज्ड इन एयर, यानी कि उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में किया जाता है और हवा में छोड़ने पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करती है। इनमें से वो गैस है ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और बाकी की 3 गैसें यानी कि ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये तीनों गैसें किस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, स्लोली अर्थ के सरफेस का, ओशंस का और एटमॉस्फेयर का गर्म होना है। ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग। जो मेन गैसेस हैं कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, आपको याद रखनी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। इसके बाद सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी कि उनके स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मेजर सोर्सेज कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल कंबस्जन होता है जो, यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, और सीमेंट प्रोडक्शन, ये सोर्सेज हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। इसके बाद है मीथेन। मीथेन के सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स यानी कि जहाँ पर वेस्ट मटेरियल को दफनाया जाता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसके सोर्सेज हैं फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, फॉसिल फ्यूल, बायोमास कंबस्जन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और इसके सोर्सेज हैं रेफ्रिजरेंट्स। देन उसके बाद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। और लास्ट में है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसका सोर्स है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद हैजर्ड्स वेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट से जुड़ा है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मई 2021 के NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए। आपका जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का सब टॉपिक है वेस्ट, जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजर्डस और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से हमने वेस्ट हैजर्डस को कवर किया है इस क्वेश्चन में। इनमें से वो कन्वेंशन है जो एसोसिएटेड है, जुड़ा है किससे, हैजर्डस वेस्ट से। इनमें से वो है ऑप्शन सी वेजल कन्वेंशन। वेजल कन्वेंशन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेजल कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, जिसे डिज़ाइन किया गया था रिड्यूस करने के लिए जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र होता है हैजर्डस वेस्ट का किसके बीच में, नेशंस के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था वेजल कन्वेंशन को, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए कब, 21 मार्च 1989 को, और कब लागू हुआ, 5 मई 1992 को। डेट्स आपको याद रखनी है, कब ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 1989 में, और कब लागू हुआ 1992 को। बेसल कन्वेंशन का एम क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, जहाँ पर लाना है उपायों को कंट्रोल करने के लिए हैजर्डस और वेस्ट डिस्पोजल्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बेसल कन्वेंशन में कौन से वेस्ट को इंक्लूड किया गया है, यानी कि एग्जांपल्स हैं हैजर्डस वेस्ट के जिन्हें इंक्लूड किया गया है बेसल कन्वेंशन के अंडर, जिनका कंट्रोल करना होगा, जैसे कि पेस्टिसाइड्स एंड अदर गार्डन केमिकल्स, पेंट थिनर्स, बैटरीज, क्लीनर्स, बायोमेडिकल जिसमें शामिल है ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स, नीडल्स, सिरिंजेस, ब्रोकन ग्लासेस, बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल हैं जिन्हें वेजल कन्वेंशन के अंडर शामिल किया गया है इस वेस्ट को, और साथ ही साथ हेल्थ केयर वेस्ट, इन सभी का कंट्रोल किया जाना चाहिए वेजल कन्वेंशन के अंडर।
नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अनाउंस किया था कि उनके द्वारा बैन किया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को सितंबर 2019 में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स क्या होता है। वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, जैसे कि इनमें शामिल है पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल कैप्स, फूड रैपर्स, प्लास्टिक सैशेज, प्लास्टिक रैपर्स, स्ट्रॉज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इज़ इंडिया मेंबर ऑफ बेसल कन्वेंशन, क्या भारत बेसल कन्वेंशन का मेंबर है? यस, इंडिया क्या है, मेंबर है बेसल कन्वेंशन का, जिसने रेटिफाइड किया था, पुष्टि की थी इस कन्वेंशन की जून 1992 में। और इसको कब लागू किया था? 22 सितंबर 1992 को, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया था हैज़ार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016 को। इम्पॉर्टेंट डेट है कब इंट्रोड्यूस किया था, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 which country produces the most electronic waste? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इनमें से ऑप्शन बी चाइना। फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड पर है इंडिया। यानी कि वो दो कंट्रीज़ कौन सी है जिनके बाद इंडिया थर्ड प्लेस पर है? चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फोर्थ पर है जापान। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, जिसमें शामिल हैं जैसे कि टीवीज़, कंप्यूटर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कीबोर्ड्स, केबल्स, सर्किट बोर्ड्स, लैम्प्स, क्लॉक्स, फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर्स, फ़ोन्स, डिजिटल वीडियो कैमराज, रेडियोज़, डीवीडी प्लेयर्स, MP3 एंड CD प्लेयर्स एट्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हैं किसके? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बताना है, सासाकावा अवार्ड इज़ एसोसिएटेड विद। इनमें से ये एसोसिएटेड है ऑप्शन डी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। कौन सा अवार्ड है? सासाकावा अवार्ड। यूनाइटेड नेशंस का सासाकावा अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। किस एरिया में? डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में, जहाँ पर इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा, इन शॉर्ट UNDRR द्वारा, और साथ साथ निपन फाउंडेशन द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 16 मई 2019 को डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, जिन्हें सम्मानित किया गया था सासाकावा अवार्ड 2019। किसके लिए? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। सासाकावा अवार्ड ही है, इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अवार्ड सेरेमनी हुई थी, 6th सेशन हुआ था किसका? ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इन शॉर्ट GPDRR का 2019। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। वहाँ पर सासाकावा अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये है क्या? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है आइडेंटिफाई करने की, एसेसिंग करने की और रिड्यूस करने की डिज़ास्टर के रिस्क को, यानी कि आपदा के जोखिमों की पहचान करना, आकलन करना और उन्हें कम करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसका एम क्या है? रिड्यूस करना सोशो इकोनॉमिक जो नुकसान होता है डिज़ास्टर की वजह से, उसको कम करना है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक आपदा का हिस्सा नहीं है? इनमें से जियोलॉजिकल डिज़ास्टर का पार्ट नहीं है, ऑप्शन बी स्टॉर्म सर्ज, और ऑप्शन ए वॉल्केनिक इरप्शंस, ऑप्शन सी सुनामीज और लैंडस्लाइड्स, और ऑप्शन डी अर्थक्वेक्स। ये किसके पार्ट हैं? जियोलॉजिकल डिज़ास्टर के। सबसे पहले जो स्टॉर्म सर्ज है वो किसके कारण होता है? समुद्री तूफान है यानी कि हरिकेन है, उसकी तेज़ हवाओं के कारण होता है स्टॉर्म सर्ज। और नेक्स्ट पॉइंट में नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जो किस वजह से होती हैं? जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से,
जिनका अक्सर क्या कारण रहता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का शिफ्ट होना या फिर सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि, ये किसका कारण है, नेचुरल डिजास्टर का। इसके अलावा एक एग्जांपल देख लेते हैं नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो किस कारण से होती हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, उन्हें क्या कहा जाता है, जियोलॉजिकल डिजास्टर। जैसे कि अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स, ये सभी क्या हैं, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डिजास्टर्स किस कारण से होते हैं, जो वेदर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं यानी कि मौसम संबंधी जो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण डिजास्टर्स होते हैं, उनमें शामिल हैं जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, फॉरेस्ट फायर्स और टोर्नाडोज यानी कि बवंडर। ये सभी इस तरह के डिज़ास्टर्स हैं जो किस कारण से होती हैं, वेदर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।